इसमें खास तौर से जो शासक वर्ग है, वो ओबीसी, एससी, एसटी का ही इस्तेमाल इसलिए करता है कि ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के दरमियान इत्तेहाद कायम ना हो। ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर तेजी से वामसेफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के विचारों का प्रभाव और जागृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और जनाधार खिसक रहा है। इसकी वजह से अभी मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है। सर, इस देश में मुसलमानों की हालत को लेके 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, मुसलमानों के खिलाफ में लगातार बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से धार्मिक दंगा भड़काने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और देश भर में घूम घूम कर मुसलमानों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज जो पूरे भारत में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, उस इन्वायरमेंट क्रिएट करने के पीछे खास ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है और उस ऑब्जेक्टिव के पीछे आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और उनके आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ साथ जो उनका एक्शन प्लान है, इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत, इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत के पीछे जो हिडन एजेंडा है वो रिलीजियस पोलराइजेशन का है। रिलीजियस पोलराइजेशन के बेस पे ही आज सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टियां, या ये हम कहें कांग्रेस बीजेपी दोनों अगर आज तक रूलिंग पार्टी सेंट्रल में बनी रही तो रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से। रिलीजियस पोलराइजेशन से एक बड़ा हिस्सा जो ओबीसी, एससी, एसटी का है, जो भारत के असल मूल निवासी हैं, और दूसरी तरफ जो है मूल निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत हैं। जब धार्मिक उन्माद जैसा माहौल पूरे देश में क्रिएट किया जाता है तो देश की एक बड़ी आबादी मूल निवासियों की दो हिस्सों में बढ़ जाती है और मनुवादी विचारधारा के आधार पे, धर्म के आधार पे एक बड़ी आबादी उनके अकाउंट में जमा हो जाती है। तो इसलिए इस तरह का जो माहौल क्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ी उनकी पॉलिसी है सत्ता में जाने की, और सत्ता में जाने के लिए नंबर्स ऑफ वोट की जरूरत होती है। तो ऐसे कंटेंट ऑल ओवर इंडिया में वही लोग ला रहे हैं जिनके अकाउंट में या जिनकी कम्युनिटी के उतने नंबर्स ऑफ वोट नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो सत्ता में चुनकर जा सके, ही नहीं गांव का वार्ड मेंबर भी चुनवा पाए। तो अपने को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए और मेजॉरिटी में तब्दील करके भारत का रूलर बनने के लिए, पॉलिसी मेकर बनने के लिए इस कंटेंट का आज से नहीं, इसकी शुरुआत भारत में डेमोक्रेसी के पहले कदम रखने के साथ शुरू की गई। अगर भारत में डेमोक्रेसी नहीं आता तो आखिर क्या मजबूरी खड़ी हुई जो भारत के मूल निवासियों के साथ छुआछूत का बर्ताव करते थे, गैर बराबरी का बर्ताव करते थे, भेदभाव का बर्ताव करते थे। आखिर उनके सामने कौन सी ऐसी मजबूरी या संकट आया उस दौर में कि जिनके परछाइयों से भी गुरेज किया करते थे, परहेज किया करते थे, उनकी थाली में बैठकर खाना ही नहीं खा रहे हैं बल्कि उनके पांव पखार कर सर को लगा रहे हैं। तो क्या तो उसकी जड़ में मात्र एक वजह है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में सीधा सा फंडा है नंबर्स ऑफ वोट। तो नंबर्स ऑफ वोट गेन करने के लिए और नंबर्स ऑफ वोट को पोलराइज करने के लिए इस तरह के कंटेंट ऑल ओवर इंडिया में आरएसएस के जरिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी के जरिए, आरएसएस के वॉलेंटियर के जरिए, आरएसएस के लिटरेचर के जरिए प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट में इस्लाम और मुसलमानों का मुखालफत का एजेंडा, विरोध का एजेंडा रखकर यह किया जा रहा है। ये 1922 से लगातार किया जा रहा है और इस काम की शुरुआत हुए आज 101 साल हो गए। जी, हरियाणा में आपने देखा था कि नासिर और जुनैद जैसे मामले निकल के आए थे सर। उसके बाद देखने को मिला कि जो ओबीसी कम्युनिटी है, उन्हीं के बंदे थे जो आज जेल में चले गए। किस तरह देखते हैं सर, हमेशा जब मुसलमानों की बारी आती है, उनसे लड़ाने की बात आती है, तो बहुजन समाज के ही लोगों को आगे किया जाता है। इसमें खास तौर से जो शासक वर्ग है वो ओबीसी, एससी, एसटी का ही इस्तेमाल इसलिए करता है कि ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के दरमियान इत्तेहाद कायम ना हो। अभी जिस तरह से मोनू मानेश्वर के जरिए और तथाकथित गौ रक्षकों के जरिए जुनैद और नासिर की, जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, हरियाणा में गौकसी के शक में ही जो है उनको उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया।
तो जिंदा जलाने के बाद ये ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया गया? उसके बाद गुलिस्ता दिनों उन्होंने नूह में दंगा किया, शोभा यात्रा के नाम पर दंगा किया, नंगानाच किया। तो ये सारे कंटेंट जो है अगर हम देखें और सारी घटनाओं पे गौर करें, अभी नूह के 95 लोग, सिर्फ मुस्लिम नहीं, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे और समाज को जोड़कर रखने वाले लोगों का समूह राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत किया। तो जो इस तरह के कंटेंट लाए गए वो बाहर से भीड़ लाई जा रही है। दिल्ली का जफराबाद का कांड हुआ तो जफराबाद के दंगे में दिल्ली के लोग नहीं थे, स्थानीय लोग नहीं थे। बाहर से दंगे कराने के लिए भीड़ लाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब कि जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके दरमियान खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हर महीने बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब के जरिए और हरियाणा के जो इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स हैं, चाहे उसमें राजबाला सैनी हो, राजकुमार सैनी जी हो, और जाटों के जो बड़े नेता हो, वो सुधराज क्रांति के नाम पे जो महापंचायत के कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले लगातार पिछले साल भर से कंटिन्यू चल रहे हैं। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में 1 महीने में कार्यक्रम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम का एक बड़ा दबाव और प्रेशर क्रिएट हो चुका था और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के दरमियान जो हिंदू मुसलमान के नाम पे कंफ्यूजन पैदा किया जाता था, वो कंफ्यूजन बड़े पैमाने पे दूर हो चुका था। और नूह के दंगे के बाद आपने देखा होगा जाट समुदाय के लोग आकर विरोध किए कि हम हिंदू नहीं है। नूह के दंगे के बाद आपने देखा होगा क्षत्रिय समाज के लोग सामने आकर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से किया गया और स्थानीय लोगों का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सर, देखने को मिला है कि आपने बामसेफ का जिक्र किया, आप बामसेफ में काम भी करते हैं। क्या लगता है बामसेफ का क्या योगदान रहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम का जैसे ध्रुवीकरण किया जाता था कुछ हद तक, लेकिन सर अभी दंगे फसाद बंद हुए हैं, क्या लगता है सर बामसेफ का योगदान क्या है? बामसेफ का आज बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन की कड़ियां धीरे धीरे टूट रही है और बहुत तीव्र गति से टूट रही है। उसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में एक फुले साहू अंबेडकर के विचारों का आज प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह तैयार हो चुका है। राजनीति को, बेलगाम राजनीति को लगाम लगाने के लिए राजनीति में या डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का होना निहायत जरूरी होता है। आज के तारीख में काउंटर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसको लेकर अगर बात करें, काउंटर प्रेशर ग्रुप के अगर बात करें तो वो बामसेफ और बामसेफ की आइडियोलॉजी उसमें मेजर रोल अदा कर रहा है। और आज बामसेफ जिस मकसद को लेकर काम कर रहा है, जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहा है, वो इतनी प्रासंगिक हो गई है कि आज अलग अलग राजनीतिक संगठनों के जो लीडर्स हैं वो भी इस विचारधारा के आधार पे वो स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकली अमल में लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हाल के दिनों में स्टालिन के बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के लीडर है उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, तो ये सारी डेवलपमेंट जो है खासतौर से बामसेफ की विचारधारा जो ग्रास रूट पे कंटिन्यू जा रही है उसकी वजह से ये नतीजे निकल के आ रहे हैं। और 2011 से लगातार भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया, उसकी वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोग निकलकर अपने स्टेट में जाति आधारित गिनती कराया और उसके आंकड़े जारी किए। तो ये जो चीजें, ये नया जो डेवलपमेंट हो रहा है विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये खासतौर से रिलीजियस पोलराइजेशन के तिलिस्म को बामसेफ की विचारधारा बड़े तीव्र गति से तोड़ने का काम कर रही है। और आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में इसके बड़े परिवर्तन देखने को पूरे भारत भर में मिलेंगे। अभी आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और डेमोक्रेसी में नंबर्स ऑफ वोट की बात कर रहे थे। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग तो खुले मंचों से कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो ये स्टेटमेंट है, किस बेसिस पे ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं?
हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट के पीछे ये है कि ओबीसी एससी एसटी के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण करना और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनका रिलीजियस पोलराइजेशन करके राजनीतिक इस्तेमाल करना। दूसरा एक कारण है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं दिए मिलते। आज बामसेफ की बढ़ी हुई जागृति की वजह से भागवत जैसे लोगों को भी बोलना पड़ रहा है कि हमें मुसलमानों के साथ मिलकर काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अभी स्टेटमेंट, लेटेस्ट स्टेटमेंट मोहन भागवत जी का आया कि जितना इस देश में गैर लोगों का है, हिंदुओं का अधिकार है, उतना ही मुसलमानों का अधिकार है। ऐसा स्टेटमेंट अभी मोहन भागवत का आया। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी इस देश में पासमानदा मुसलमानों को अभी जोड़ने की बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। दूसरी चीज, जैसे अभी नंबर्स ऑफ वोट की जरूरत, जैसे मुस्लिम वोटर्स पे अभी आरएसएस के कैडर्स काम करना शुरू किए, तो मुस्लिम वोटर्स की इनको जरूरत आज मुसलमानों के हितों की संरक्षण की बात और स्टेटमेंट कल तक इनके प्लेटफॉर्म से नहीं सुनी जाती थी, आज क्यों सुनी जा रही है? तो उसकी जड़ में यह है कि ओबीसी एससी एसटी के अंदर तेजी से बामसेफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के विचारों का प्रभाव और जागृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और जनाधार खिसक रहा है। इसकी वजह से अभी मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है, मुस्लिम नंबर्स ऑफ वोट की भी जरूरत है। इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना के काम कर रहे हैं। अ, ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस जिस तरीके से ईवीएम में घोटाले करती आई है, जैसे कि खबरों में हमेशा ईवीएम का घोटाला बना रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस उनको ईवीएम की वजह से आता है? हाँ, ये जो फैक्टर है, खास तौर से अगर हम 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के दिए जजमेंट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। और हर चुनाव की प्रक्रिया में, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन रहे हों और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस रहे हों, अगर हम उनके चुनाव प्रक्रिया पर अगर नजर डालें तो बड़े पैमाने पे ईवीएम में गड़बड़ियों की खबरें बहुतायत देखने को मिली। तो इससे ये बात साबित होता है कि आज के तारीख में जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनके पास दो हथियार है। पहला हथियार जो प्राचीन हथियार है और आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक उन्माद पैदा करके, और दूसरा सत्ता में जाने के लिए जिनके अकाउंट में नंबर्स ऑफ वोट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी करके। जयराम साहब ने ऐलान किया हुआ है कि 26 नवंबर को चुनाव आयोग कार्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा लेके जाने वाले। क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का समर्थन है सर? 26 नवंबर 2023 को इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की जड़ों को बचाने के लिए, अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है, खास तौर से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराने का, उसमें मात्र टीएन शेषन के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो जितने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, वो पार्टियों के नॉमिनेटेड थे। और अभी अगर जितने जिंदा भी हैं, अलग अलग जो है रूलिंग पार्टियों के कार्यकाल में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, अगर इनका नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो अभी पता चल जाएगा ये कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं या बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निष्पक्ष होना चाहिए था, खास तौर से डेमोक्रेसी के मूल्यों की रक्षा के लिए और डेमोक्रेसी को, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए उस दिशा में पहल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। तो इसके लिए जो मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है पिछले, अगर हम बात करें 3 दशक से, तो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन ना कराने का रवैया रहा है। इसलिए 26 नवंबर 2023 के भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब के द्वारा किए गए भारत के इलेक्शन कमीशन के घेराव का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे देश भर में इसका जाहिर समर्थन करता है और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को देश भर में अपील करता है कि इस घेराव की तैयारी में अभी से लग जाए। बहुत बहुत